देखिएगा, मध्य प्रदेश प्रथम वर्ग की ये जो परीक्षा है, इसमें मैं आपको कुछ बातें 2 मिनट में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। समझना ये है कि ये जो चौथी इकाई है संधि प्रकरण की, संधि आप सबने पढ़ी है। हम बचपन से संधि पढ़ते हुए आए हैं। कक्षा 6 से लेकर के हमने शास्त्री तक, और शास्त्री के बाद में फिर आचार्य में, और अगर आप पीएचडी करें व्याकरण से या किसी अन्य विषय से, तो आपको संधि तो बिल्कुल आवश्यक है। संस्कृत में पद पद में संधि है, और आपको संधि के बिना आप संस्कृत की कल्पना नहीं कर सकते। संधि एक बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है, और बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से इसको आपने पढ़ा और समझा होगा। लेकिन आपको कितना ज्ञान है, आपने कितना याद किया है, कितना जानते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। आज हम एक कंपटीशन में बैठ रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, और उसमें विशेष रूप से आपसे ना कोई संधि प्रकरण सुनेगा कि आपने कितनी पंच संधि पढ़ ली। आप चाहें तो पंच संधि वैयाकरण कौमुदी से पढ़ें, चाहे आप लघु शब्देन्दु शेखर से, महाभाष्य से, कहीं से भी पढ़ लें। लेकिन जहां से वो प्रश्न उठने वाले हैं, अगर आपने वहां से नहीं पढ़ा, तो फिर कोई मतलब नहीं है कि आपके पास कितना ज्ञान है, अगर आप उससे नियुक्ति नहीं ले पाते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर जो इकाई है, चौथी इकाई में सीधा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि। तो उन्होंने तीनों संधियों को एक इकाई में लिया है, और 5 नंबर की एक इकाई अगर हम मान करके चलें, क्योंकि 20 इकाई है, तो 5 प्रश्न बनेंगे और 5 नंबर यहाँ से हमारे आज पक्के होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। मोहित जी ने इसमें प्रस्तुतिकरण दिया है पूरा, ये जो आपके लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, मोहित सर को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, संधि क्या है, परः सन्निकर्षः संहिता। संधि की परिभाषाएं पहले देख लेते हैं। दो वर्णों की जो अत्यंत समीपता होती है, सन्निधि होती है, वही संहिता कहलाती है। और संहिता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि संधि को ही संहिता कहा गया है संस्कृत व्याकरण के ग्रंथों में। और संधि मतलब संहिता, संहिता मतलब संधि, ये आप बिल्कुल समझ लीजिए। हाँ, तो जितने भी ये जो संधि के सूत्र हैं, ये संहितायाम के अधिकार में आते हैं। कि संहितायाम अर्थात कि संहिता के अर्थ में ये कार्य करेंगे, मतलब संधि में इनका विशेष रूप से कार्य होगा। वर्णानाम मेलनम संधि ही, अर्थात वर्णों का परस्पर मिलना भी संधि कहलाता है। जब वर्ण आपस में मिल जाते हैं, उनका मिलना संधि कहलाता है। आगे देखिएगा कि एक और इसकी परिभाषा देख लीजिए। लोपागम, लोपागमादेश वर्ण विकाराः व संधि। कहते हैं कि चाहे वर्ण का लोप हो, जब दो वर्ण मिलेंगे, और मिलेंगे तो किसी एक का लोप भी हो जाएगा। जब लोप होगा, उसको भी संधि कहते हैं। किसी का आदेश हो जाएगा बीच में, भाई नुट का आगम है, मुट का आगम है, इस प्रकार से जो अनेकों आगम होते हैं, वो आगम भी होंगे, आदेश भी होगा। वर्ण भी, वर्ण विकार माने वर्णों में परिवर्तन भी आएगा। जैसे मान लीजिए ई का या हो जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार के परिवर्तनों को संधि कहते हैं। अब देखिए संधि कहाँ होनी चाहिए। संधि के बारे में एक बहुत अच्छी कारिका आती है, ये आप रट लीजिए। और रट इसलिए लीजिए क्योंकि परीक्षा में भले ही ना आए, लेकिन ये आपको बहुत काम में आएगी। ये जो यहाँ पर कारिका दी हुई है, हो सकता है आप सबने पढ़ी ही होगी। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। ये बहुत अच्छी एक कारिका है, और ये बिल्कुल स्पष्ट करती है कि संधि का प्रयोग कहाँ करना है। सबसे पहले कहते हैं संहितैक पदे नित्या। एक पदे मतलब एक पद में यदि संधि कार्य हो रहा हो, तो संधि नित्य है, मतलब उसका कोई विकल्प नहीं है, संधि करनी ही पड़ेगी। तो कहते हैं जैसे विद्यालयः। अब इसमें क्या है, विद्या आलयः नहीं लिख पाएंगे आप। इसको अलग अलग लिखेंगे तो लोग कहेंगे भैया आप क्यों अलग अलग लिख रहे हैं, ये तो गलत है। इसलिए संधि कार्य इनमें अनिवार्य है, ये आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा, आगे देखिए। फिर कहते हैं अः धातुपसर्गयो, नित्या धातुपसर्गयो, अर्थात धातु के पूर्व यदि उपसर्ग होवे, और उसमें यदि संधि प्राप्त हो रही हो, तो संधि नित्य होती है। कैसे, तो देख लीजिएगा। जैसे अव्यवहारः, एक हमने यहाँ पर शब्द लिया हुआ है, अनेकों हैं उदाहरण तो इसके। देखिएगा, अभी और अब उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु है यहाँ पर। तो अव्यवहारः, ये
शब्द बना है। तो अभी और अब में क्या हुआ है, आप अलग अलग नहीं कह सकते, अभी अब हारा ऐसा बोलेंगे तो वो गलत माना जाएगा, इसलिए अव्यवहारा ये जो है ये शब्द अव्यवहारा यही सही है, और यहाँ पर संधि कार्य अनिवार्य है, इसका निवारण नहीं कर सकते आप। आगे देखिएगा, समासे समस्त पद में भी संधि अगर जहां कहीं भी हो सकती है तो वहां नित्य ही होगी। ऐसा नहीं कि आप कह दो नहीं करें हम, और नहीं करोगे तो पद अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग हो जाएंगे तो समस्त कैसे रहेंगे। इसलिए समस्त करने के लिए, समास दिखाने के लिए समास का प्रयोग जब किए करेंगे तो फिर उसमें नित्य रूप से संधि होगी, अनिवार्य है। जैसे काकश्च उल्लूकश्च, कौआ और उल्लू, कौआ और उल्लू के लिए उन्होंने प्रयोग किया है, समस्त पद है। काक और उलूक तो बन जाएगा काको लूकम, काकोलूकम। पंचतंत्र में एक प्रकरण भी आता है काकोलुकीयम, तो उसमें कौए और उल्लू की कथा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संधि अनिवार्य है, वो आपको करनी ही पड़ेगी। फिर कहते हैं वाक्य, वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते, यदि वाक्य में संधि है तो ये वक्ता पर निर्भर है कि वो संधि करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो नहीं करे, वहां पर विकल्प से है। हाँ, तो ये आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अहम अत्र आगच्छामि, या ऐसे भी कैसे अहम अत्र आगच्छामि, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। तो दोनों प्रकार से प्रयोग हो सकता है, संधि युक्त भी और संधि रहित भी। आगे देखते हैं संधि के भेद इन्होंने कितने किए हैं। व्याकरण शास्त्र में संधि 5 प्रकार की मानी गई है, और भट्टोजी दीक्षित जी जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी, जिसको वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के नाम से जानते हैं, उसमें पंच संधि प्रकरण दिया हुआ है, और इसको 5 प्रकार का माना है कि संधि 5 प्रकार की होती है। तो ये इन्होंने मान लिया। लेकिन अब देखिएगा कौन कौन सी है। अच संधि, फिर प्रकृति भाव संधि, हल संधि, विसर्ग संधि और स्वाधि संधि, ये 5 प्रकार की संधि मानी गई। लेकिन लेकिन बाद में जो लघु सिद्धांत कौमुदीकार हुए हैं आचार्य वरदराज जी, वरदराजाचार्य जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी में इसको 3 प्रकरणों में विभाजित कर दिया, मतलब ये कहिए शॉर्ट कर दिया। और लघु सिद्धांत कौमुदी है तो लघु कर दिया भाई, 5 से 3 कर दिया तो कम हो गया। इन्होंने क्या किया, अच, हल और विसर्ग 3 प्रकार की संधियां बता दी कि 3 प्रकार की होती हैं। यही 3 संधियों को हम यहाँ पर समझेंगे। मेरा आपसे आप कह रहे या सोच रहे होंगे कि भैया आप पंच संधि क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। 3 संधि इसलिए पढ़ा रहे हैं हम आपको क्योंकि हमें 3 संधियां ही पूछी गई हैं। हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी से अगर पढ़ते, तब जब यदि हमें परीक्षा में जो हमारा सिलेबस है उसमें पंच संधि प्रकरण होता, नेट की परीक्षा दे रहे होते हम तब, या फिर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई एग्जाम होता तब हम ऐसा करते। लेकिन यहाँ पर आप प्रथम वर्ग शिक्षक की परीक्षा दे रहे हैं और उसमें सिलेबस में सीधा मेंशन किया हुआ है कि स्वर व्यंजन और हल संधि आए, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि आएगी। तो हमें इसका मतलब है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से पढ़ना है, सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से नहीं पढ़ना। बहुत ज्यादा अगर आप पढ़ भी लेंगे तो वो काम का नहीं है। उतना ही पढ़िए जितने में आपका काम बन जाए और जितने में आप पूरे तरीके से दक्ष हो जाए। ज्यादा आप संधि संधि को पढ़ लेंगे, दूसरी चीजें छूट जाएंगी। एक इकाई का केवल 5 नंबर ही है, 10 नहीं हो जाएगा अगर आप ज्यादा पढ़ लेंगे तो देखिएगा यहाँ पर हमने ये 3 संधियां आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली संधि है अच। अच इसलिए अच को ही स्वर कहते हैं, इसी को स्वर संधि समझिएगा। जब 2 स्वरों का मेल होता है तो वो स्वर या अच संधि कहलाती है। अब देखिएगा, अच संधि में स्वर के स्थान पर आदेश हो जाता है। अच संधि में क्या होता है, स्वर के स्थान पर आदेश होता है। स्वर संधियां कितनी हैं, 8 प्रकार की हैं। देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहली है यण संधि, दूसरी है अयादि संधि, तीसरी है गुण संधि, तीसरी है चौथी है वृद्धि, पांचवी सवर्ण दीर्घ, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। प्रकृति भाव को हमने इसी में समाहित किया हुआ है। अच्छा, प्रकृति भाव को इसमें कर लिया है समाहित। ऐसे ही जब वहां पर स्वादि संधि जो है, स्वादि संधि को विसर्ग संधि में समाहित कर लिया, इसीलिए 5 के स्थान पर वो 3 संधियां बची रह गई। अब देखिएगा होता क्या है, यण और अयादि ये दोनों जो संधियां है ना, इनमें पूर्व के ही वर्ण के स्थान पे आदेश होगा। पूर्व का वर्ण जो रहेगा उसको परिवर्तित कर देंगे, जैसे ई का या कर दिया। तो इस प्रकार से
ए को हमने अय आदेश कर दिया, ये यण और अयादि संधि में होता है, पूर्व के वर्ण में स्थान में आदेश कर देते हैं। दूसरी है गुण संधि, वृद्धि, सवर्ण दीर्घ और पूर्व रूप और पर रूप। इन पांचों में क्या होता है, एकादेश होता है। एकादेश का मतलब क्या? एकादेश का मतलब यह है कि दो वर्णों के पूर्व और पर, पहले और बाद वाले वर्ण के स्थान में एक ही वर्ण बचता है। मतलब ये समझ लीजिए कि दो तरफ युद्ध हो रहा है, कोई ना कोई एक बचा रहेगा उसमें, तो उसको कहते हैं एक आदेश, कि एक ही बचता है और दो में से एक कोई आदेश हो जाता है। ये समझ लीजिएगा, दो नहीं रहते हैं, फिर वो एक बन जाते हैं। आगे देखिए प्रकृति भाव में क्या होता है। प्रकृति भाव में वो जो शब्द हैं वो प्रकृति के अनुसार ज्यों के त्यों स्थित रह जाए। जैसे प्रकृति हमारी है, प्राकृतिक है, उसी प्रकार से प्रकृति भाव में शब्द में फिर संधि नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अपनी प्रकृति और स्वभाव के अनुसार नैसर्गिक रूप से वहां पर कोई आदेश नहीं होता है और वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं। मतलब संधि के अभाव का नाम ही प्रकृति भाव है। आगे देखते हैं, सबसे पहली है यण संधि। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को संधि वैसे आपने पढ़ी हुई है, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। वैसे संधि का प्रकरण विशाल है, कम से कम 1 महीना चाहिए इसके लिए। जब हम आपको प्रारंभ से अध्ययन करवाएंगे कभी, तब हम आपको पूरा क्रमशः अध्ययन करेंगे। वो प्रारंभिक छात्रों के लिए होगा, क्योंकि आप सब प्रौढ़ हैं और आप सभी विद्वान हैं, विदुषी हैं, और मुझे पूरा विश्वास है जब आप प्रथम वर्ष की परीक्षा में बैठ रहे हैं, सॉरी, प्रथम वर्ग की परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से इन सब चीजों से अवगत होंगे। एक काम करते हैं, शीघ्रता से हम इसको पूरा करते हैं। आज का विषय चूंकि बहुत विशाल है, इसलिए हम इसको रिवीजन करते हुए, रैपिड रिवीजन करते हुए चलेंगे। देखिएगा, पहला सूत्र है इको यणची। इको यणची से क्या होता है कि इक के स्थान पर यण हो जाता है। अब माहेश्वर सूत्र में ई उ री री, ये सारे वर्ण एक कहलाते हैं, और या व राला जो है वो यण में आते हैं, इसीलिए इक के स्थान पर यण हो जाता है। अब होगा क्या होगा कि ई के स्थान पर या होगा, उ के स्थान पर वा होगा, री के स्थान पर रा होगा और री के स्थान पर ला होगा। इनका एक एक उदाहरण देख लेते हैं। आपसे मेरा कहना है कि आप लघु सिद्धांत कौमुदी के उदाहरण जो बड़े प्रसिद्ध हैं, जगत प्रसिद्ध हैं, उनको तो आप अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि काफी प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे के सीधे कौमुदी से उदाहरण उठा करके सीधा प्रस्तुत कर दिया। शुद्धोपास्य कई बार आ चुका है, धात्रंशा कई बार आ चुका है, मध्वरी कई बार आ चुका है। ये ऐसे शब्द हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आपके सी टेट में, चाहे एमपी और यूपी टेट हो और चाहे कोई सा भी टेट हो, उन एग्जाम में ये निश्चित तौर पर कई बार आ चुके हैं। अच्छा, ये देखिएगा कि लघु सिद्धांत कौमुदी के उदाहरण तो आपको रटे होने चाहिए, ये तो आपको पक्के में रट लेना है। हमने यहाँ पर पूरे उदाहरण नहीं लिखे हैं, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि फिर वो बहुत विस्तृत हो जाता आज का प्रकरण, और हमें चूंकि रैपिड रिवीजन करना है। ये एक प्रकार की आपकी ऐसी क्लास चल रही है जिसमें हम रिवीजन भी कर लें और सारे के सारे नोट्स भी हमारे क्लियर हो जाएं, इसलिए इस क्लास में हम ज्यादा उदाहरणों को नहीं ले रहे हैं। देखिएगा, यदि अपि, ये दोनों मिलकर के बन गए यद्यपि, यहाँ पर ई के स्थान पर या हो गया है, तो ये जो है ये यहाँ पर मध्वरी जो है, यहाँ पर मधु का ऊ था, ऊ के स्थान पर वाह हो गया तो मध्वरी हो गया है। मातृ आज्ञा, तो मातृ जो शब्द है, जो माता का वाचक है, तो माता की आज्ञा। अब यहाँ पर क्या हुआ, रिकार था, री एक स्वर है, कुछ लोग गलती कर जाते हैं और रिकार जो है ऋषि वाला, उसको कभी कभी व्यंजन भी मान लेते हैं। या मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अध्यापक जो हिंदी पढ़ाने वाले हैं और हिंदी में जो है वो ऐसा मानते हैं, या उन्हें स्पष्ट रूप से कई बार गलतियां हो जाती हैं भूल चूक से, तो इसको वो स्वर नहीं मान करके व्यंजन ही मानते रहते हैं या रा मान लेते हैं। बोले मातृ में रेफ लगी हुई है, रेफ नहीं है, ये रिकार है, और ये रिकार है, इसका मतलब ये एक स्वर है, तो मातृ री का रा हो जाएगा, मात्राज्ञा हो जाएगा। री प्लस आकृति, यहाँ पर री का ला हो जाएगा और आकृति में ला मिलेगा तो बन जाएगा ला आकृति। अभी आगे देखते हैं अयादि। अब ये जो है हमारी यण संधि पूरी हो गई, इक के स्थान पर या होता है। इसमें बहुत सारे सूत्र हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो कई सारे सूत्र मिलेंगे आपको। उसमें तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य अनचीचा, अब वो सारे सूत्र प्रक्रिया के हैं, तो वो सूत्र कभी भी
किसी भी हालत में परीक्षा में आते नहीं हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है पर्सनली कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो कौमुदी का जो विशेष रूप से आप पूरा विधिवत शास्त्रीय पारायण मत करिए, शास्त्रीय अध्ययन मत करिए, क्योंकि वो शास्त्रीय अध्ययन आपके शास्त्र अध्ययन में उपयोगी है, आपके ज्ञान के लिए उपयोगी है। लेकिन अभी आपको अगर सिलेक्शन चाहिए है तो आप इस तरीके से पढ़िएगा कि आप संधि का सूत्र क्या है और संधि के उदाहरण क्या है। अधिकतर अधिकतर क्या मैं कहूंगा कि 100% जितने प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे प्रश्न ऐसे आते हैं, उदाहरण दे दिया जाता है, वो क्या देते हैं, इसमें किस सूत्र से संधि है, इसमें जैसे मान लीजिए यद्यपि दे दिया तो कहते हैं इत्यत्र कहा संधि। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर कौन सी संधि है, तो आपको तुरंत बता देना है कि यहाँ पर यण संधि। या फिर ऐसा हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि इसमें यद्यपि इत्यत्र संधि कार्यम कुतः, सूत्र का नाम दे दीजिए, तो सूत्र के 4 सूत्र दे देंगे वो, तो आपको जो है वो सूत्र का नाम ले, तो यही प्रश्न बनते हैं संधि से। इसलिए उदाहरणों को रटना है आपको, 2 चीजें रटनी है, संधि समझ में आए अथवा ना आए। रटने का काम आपका 2 चीजों का है, पहले तो समझ लेंगे तभी सब कुछ हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा समझने के बावजूद भी आपका काम खत्म नहीं होता है। संधि में काम खत्म तब होगा जब आप संधि को रट लेंगे, उदाहरणों को और सूत्रों को रट लीजिए बस। समझ में तो आपको आती है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, शास्त्रीय आचार्य आप किए हुए हैं। हाँ, और हो सकता है क्योंकि आप प्रथम वर्ग की परीक्षाएं बैठ रहे हैं, कुछ पीएचडी होल्डर भी हो, लेकिन अगर आपको ये उदाहरण रटे हुए नहीं है तो सॉरी टू से कि आपको फिर सिलेक्शन में बहुत कठिनाई हो जाएगी। इसलिए रट लीजिए सूत्रों को और उदाहरण को। अब देखिए सूत्र है एचो यवा यावह। एचो यवा यावह सूत्र कहता है एच, ए ओ आई औ के बाद अगर कोई अच आ जाए, लेकिन वो अच असमान होना चाहिए, असमान अच अगर है तो फिर क्या हो जाएगा, ए ओ आई औ के स्थान पर क्रमशः एक सूत्र इसके बाद आता है, यथा संख्य अनुदेश समानाम। वो कहता है कि यथा संख्या के अनुसार चलिए, ए ओ आई औ के स्थान पर आय अब होगा, तो ये क्रमशः होगा, ए के स्थान पर आय होगा, ओ के स्थान पर अब होगा, आई के स्थान पर आय होगा, औ के स्थान पर आव होगा। इस प्रकार से ये यहाँ पर अयादि संधि का सूत्र है। उदाहरण देखिएगा, 4 उदाहरण हमने लिए हैं क्रमशः ए आई ओ औ के। शे प्लस अनम बन गया शयनम। आगे देखिए, नई प्लस अकह बराबर नायकः। भो धन अनम भवनम। भो में ओ था, अब ओ की जगह ओ के आगे आ गया, ये असमान अच है, और असमान अच जब आगे आ जाता है तो क्या करते हैं, ओ का अब हो जाता है तो हो गया भवनम। ऐसे ही पौ अकह बन गया पावकः। इस प्रकार के यहाँ पर ये सूत्र दिए हुए हैं, तो आप इन उदाहरणों को अच्छे से कर लीजिए। और भी इसके उदाहरण हैं, आप उनको भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। एक सूत्र आता है वांतो ही प्रत्यय, वो भी इसमें एक सूत्र लगता है। इसी के बाद मुख्य सूत्र तो यही है एचो यवा यावा, उससे भी जो है नाव्यम बनता है, गव्यम बनता है, एक और शब्द आता है अद्व परिमाणे चा से गव्युति ही बनता है, उसमें भी इसी प्रकार से ये जो अयादि संधि कार्य करती है। आइए अब आगे देखते हैं। इनको आप रट लीजिएगा, तभी आपको ये पूरा लाभ मिल पाएगा संधि पढ़ने का। सामान्य रूप से तो सभी कोई पढ़ता है, आप कक्षा 6 के बच्चे भी पढ़ते हैं, और आपने शास्त्री में भी पढ़ा होगा, लेकिन जो यहाँ पर आपको विशेष रूप से अध्ययन करना है वो सारे उदाहरणों को रट लेना है, और उसके साथ साथ आपको जो इनके कुछ सूत्र हैं, जैसे वृद्धि है, तो वृद्धि के अभी हम पढ़ेंगे, और वृद्धि में आपको बताएंगे कि कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, भाई उनको अगर आप छोड़ देंगे तो फिर काम नहीं बनेगा, और प्रश्न वहीं से बनना है। देखिएगा, अब ये इसमें देखिएगा आद गुणः, ये एक सूत्र है आद गुणः, और वो सूत्र कहता है कि आत अर्थात आवर्ण से परे कोई सा भी स्वर आ जाए, लेकिन कोई सा भी नहीं आता है, क्योंकि उसका फिर जो है निषेध कर दिया जाता है। अपवाद सूत्र है वृद्धि, वृद्धि रेची से उसका अपवाद हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये समझिए, आ के बाद में, आ या बड़ा आ के बाद में ई, बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ,
री और बरा, री और ली, इन वर्णों में से कोई सा भी वर्ण अगर हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है, दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं, इसको कहते हैं एकादेश। तो ए ओ या आ हो जाता है। क्रमशः उदाहरण देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। देखें फटाफट, उप प्लस इंद्र, तो उप में पा में आ है और इंद्र में क्या है, ई है, आ और ई मिलकर के बन गया ए। आगे देखिएगा, भाग्य प्लस उदय, तो भाग्य में जो है आ है, या का आ और उ, आ और उ मिले बन गया ओ, भाग्योदय। देव ऋषि आ और री मिलकर के यहां पर बनना था आ, लेकिन एक सूत्र आया ओरण रपराहा, और वो सूत्र क्या करता है, वो सूत्र रपर कर देता है, तो इसमें रा आ के साथ में रा और आ जाता है, तो इसका मतलब देव ऋषि में इन की जगह पर जो आ आना था, आ की जगह अर आता है, तो देवर्षि बन जाता है। तो समझ लीजिएगा, ये जो है ये गुण संधि का प्रमुख सूत्र है, और यही एक प्रमुख सूत्र है, इसी से प्रश्न आएंगे। आगे देखिएगा, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि, यहाँ पर एक सूत्र है इसका, वृद्धि रेची। वृद्धि रेची सूत्र है, वो ये कहता है कि आ और आ, अर्थात आ और दीर्घ आ मतलब बड़ा आ, इन दोनों से परे अगर एच आ जाए, एच मतलब ए आई ओ औ, ये दोनों अगर आ जावे, मतलब सॉरी ये चारों आ जाएं, अगर ऐसा हो तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो जाते हैं। पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाती है, वृद्धि कहते हैं। वृद्धि के लिए सूत्र आया है, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धि रादैच, तो उसमें कहा है कि आ आई और औ ये तीनों को वृद्धि कहा गया है। अब देखो इसके उदाहरण देखते हैं क्या होता है। मम का, मम और एव इन दोनों को मिलाया, मम में आ था और एव में ए था, आ और ए मिले, मिल करके बन गया आई, तो बन गया ममैव। आगे देख लेते हैं, अगला जो उदाहरण देखिएगा, नव प्लस औषधि, औषधि माने होती है दवाई, हाँ, तो नव औषधि ही मिलकर के बन गया नवौषधि। ए सॉरी आ और ओ मिलकर के औ बन गया, दीर्घ यहाँ पर जो है औ हो गया है, इस कारण से आप समझ लीजिएगा ये जो है यहाँ पर वृद्धि संधि है। अच्छा, इसके अलावा भी अब कुछ सूत्र हैं, जैसे प्रादुहो ढोढ्य शैष्यसु, ये जो एक वार्तिक है, सूत्र तो नहीं कहेंगे, ये सारे वार्तिक हैं, तो ये जो वार्तिक हैं, इन वार्तिकों को आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये जो है, मान लीजिए प्रारणम वत्स तरारणम, इस प्रकार से उपैशति, और भी अनेकों जो उदाहरण बनते हैं वो सब वृद्धि के ही हैं, लेकिन वो वृद्धि रेची के साथ में वार्तिक रूप में आते हैं, और वार्तिक रूप में आने के कारण वो कम से कम 7 वार्तिक हैं, आप उनको अच्छे से उसमें करें। हमने यहाँ पर उनको नहीं लिया है क्योंकि विषय काफी बड़ा हो रहा था, लेकिन वो जरूर आप कर लीजिएगा। अगर वो आप नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वहीं से क्वेश्चन ज्यादा बन जाए। वृद्धि में से अगर प्रश्न बनेगा तो मैं 100% श्योर कह सकता हूं आपसे कि वृद्धि रेची सूत्र से बन सकता है, ठीक है, लेकिन अगर उसको कठिन बनाना होगा, अगर कठिन उसका डिफिकल्ट करना होगा, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना होगा, तो जरूर आपको वार्तिकों से प्रश्न आने वाले हैं, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में इसके बाद में वार्तिक दिए हुए हैं, जैसे अक्षादुहिण्याम उपसंख्यानम, तो इससे अक्षौहिणी सेना, हाँ, प्रौढ़ी ही, इस प्रकार के जो प्रैश्या, ये जो उदाहरण बन रहे हैं, ये उदाहरणों को आपको रट लेना है, और ऐसे नहीं रटना है आपको, विधिवत इनका क्या करना है, इनको एक तरफ सूत्र लिखना है, एक तरफ उसके उदाहरण लिखना है, सूत्र उदाहरण इस प्रकार से लिख करके फिर आपको रट लेना है। एक आप छोटी सी टेबल बना लीजिए और उस टेबल को रट लीजिएगा, इतना आप कर लेंगे, अगर वृद्धि में से प्रश्न आ रहा है तो 100% आप उसको पुटअप कर लेंगे, और आपको कोई वो 100% राइट होगा। ये तैयारी आपको करनी है। अच्छा, आगे देखिए, सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि क्या कहती है, वो कहते हैं अकः सवर्णे दीर्घा, ये सूत्र जो है वो कहता है अक प्रत्याहार, आ ई उ री री, इन 5 के बाद में
अगर सवर्ण अच हो, मतलब आ के बाद में आ हो, ई के बाद में ई हो, उ के बाद में उ हो, री के बाद में री हो, ली के बाद में लरी हो, तो क्या होगा कि पूर्व और पर वर्णों के स्थान पर दीर्घ एक आदेश हो जाएगा। तो देखिएगा क्या होता है, वो कहते हैं जैसे विद्या प्लस अर्थी, तो मिलकर के बन जाएगा विद्यार्थी। आ, देखिए दोनों तरफ, एक तरफ बड़ा आ है, दूसरी तरफ छोटा आ है, मतलब दीर्घ आ और ह्रस्व आ दोनों है, मिलकर के बन गया दीर्घ। सीधी बात, मैं आपसे सीधी बात स्पष्ट एक शब्द में कहूंगा, दीर्घ संधि का एक ही सूत्र है कि ये दीर्घ करता है। आ ई उ रील री के बाद अगर आ ई उ रील री मिल जाए तो ये दीर्घ करेगा, मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ा दीर्घ री, जिसको री बोलते हैं, और री का दीर्घ होता नहीं है, इसलिए उसको दीर्घ री ही होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि री है तो उसका दीर्घ री नहीं होता है, होता ही नहीं है जब, तो कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो संस्कृत में ली का दीर्घ नहीं होता है, ह्रस्व होता है, इसीलिए यहाँ पर ह्रस्व लिखा है, लेकिन दीर्घ होने पर ये बड़ा रिकार बन जाएगा। हाँ, तो देखिएगा जैसे नृणाम में बनता है, नृणाम जब हम बनाते हैं तब षष्ठी विभक्ति जो बहुवचन में, तो उसी प्रकार से दीर्घ रिकार आ जाता है। देखिएगा विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, आगे देखिए गिरी प्लस इंद्रा गिरीन्द्रा, ई और ई मिलकर के दीर्घ ई हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल संधि है और सरल है, इसका कोई अपवाद भी नहीं है, तो इसमें विषय विशेष ज्यादा कठिन प्रश्न बनेंगे नहीं। अब देखिए संधि में प्रश्न कहाँ से कठिन बनते हैं, आ गया है पूर्व रूप संधि। भैया इसका आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्यों कर लीजिए, क्योंकि ये जो संधियां हैं ये आपको थोड़ा थोड़ा कठिनाई, क्योंकि हम सभी, जो आप में से कई सारे अध्यापक होंगे, पढ़ा रहे होंगे, और नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप स्वयं भी पढ़ते होंगे, और हिंदी में अगर आप हिंदी पढ़ाते हैं या हिंदी के अध्यापक होंगे, तो आप देखिए वहां पर स्पष्ट रूप से 5 संधियां बताते हैं, पूर्व रूप पर रूप को बताते नहीं है, और बाद में फिर दिक्कत होती है। तो ये थोड़ा सा कठिन माना जाता है, लेकिन अगर आप संस्कृत और शास्त्रीय आचार्य किया है तो आपको तो ये पता होगा, एंगाह पदांता दति सूत्र से क्या होता है, ए और ओ के बाद में अगर आ ह्रस्व आ रहा हो, ह्रस्व आ आए, तो इन दोनों के स्थान पर, दोनों वर्ण हैं पूर्व और पर, इनके स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश होता है। अब भाई पूर्व रूप मतलब क्या है, लोग इसी में कंफ्यूज है, पूर्व रूप और पर रूप में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पूर्व रूप का मतलब है कि पूर्व वाला बचा रहता है, पूर्व में है ए या ओ तो वो बचा रहेगा, बाद में आ है वो हट जाएगा। मतलब ये समझिएगा कि इन दोनों वर्णों में ए, जैसे जले अस्थि को ले लीजिए उदाहरण में, यहाँ पर देखिएगा उदाहरण दिया है बहुत अच्छा, जले अस्थि, तो जले में ए है और अस्थि में आ है। अब इन दोनों में ए और आ, इन दोनों को अगर हम संधि करेंगे और ए और आ जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ए के सामने आ का पावर कम हो जाएगा, तो उसका तो हो जाएगा लोप, और बचा रहेगा ए, तो उसको जलेस्ती कह देते हैं। और क्योंकि वो आ चला गया है, इसलिए उसको याद दिलाने के लिए, उसकी स्मृति के लिए अवग्रह चिन्ह बना देते हैं। जैसे ये समझ लीजिए, मैं तो जब पढ़ाता हूँ अपने विद्यार्थियों को, तो उनको ये समझाता हूँ कि ये समझिए कि दो वर्ण हैं, एक तो ए है और एक तरफ आ है, इन दोनों में युद्ध हुआ, युद्ध हुआ तो क्या हुआ कि ए जो है वो दीर्घ है और आ जो है वो बेचारा ह्रस्व है। अब ह्रस्व आ है तो वो क्या होगा, युद्ध में वो मारा जाएगा, तो वो बेचारा मारा गया। अब मारा गया तो हमने क्या किया कि ए बचा रह गया, तो यहाँ पर ए तो बचा है जले अस्थि में, लेकिन फिर वो अब आ मारा गया था, तो उसकी स्मृति याद कराने के लिए हमने स्मृति चिन्ह के रूप में अवग्रह को चुन लिया गया है। तो ये थोड़ा सा मतलब याद करने के लिए सरल पड़ जाता है। ये जो है आप अच्छे से समझ लीजिए इस तरीके से कि दोनों में परस्पर युद्ध हुआ, आ मारा गया, तो आ मारा गया तो उसकी स्मृति में हमने जो है अवग्रह को यहाँ पर रख दिया है, ये समझ लीजिएगा। ऐसे ही गोपाला अहम, तो गोपालो हम इस प्रकार से बन जाता है, गोपाला अहम, यहाँ पर गोपालो हो जाता है, गोपाला का, हाँ, इसमें विसर्ग संधि होती है, सॉरी स्वादि संधि होती है, अतो रोरप प्लदा दप्लुते से, तो उसके बाद में गोपालो बन जाता है।
और गोपालो हम, यहाँ पर जो है पूर्व रूप होगा तो बन जाएगा गोपालो हम। यहाँ पर भी वही कहानी है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सिंपल, कि यहाँ पर ओ बचा रह गया है और आ का लोप हो गया है। आ मारा गया है युद्ध में, इसलिए उसकी स्मृति में हमने जो है, जैसे किसी का स्मारक बना देते हैं, स्मारिका बना देते हैं, हाँ, समाधि बना देते हैं, इसलिए हमने आ की स्मृति में ये जो है अवग्रह बना दिया है। तो ये थोड़ा सा इसको आप पक्के में याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे देखो, पररूप एक संधि है। पररूप संधि क्या कह रही है? वो कह रही है एंगी पररूपम। इस सूत्र से क्या होता है, यदि अकारांत उपसर्ग है, यदि अकारांत उपसर्ग है और उसके बाद में ए और ओ हो, ऐसी कोई धातु अगर आ जाए, ऐसी धातु आ जाए जिसकी प्रारंभ ए या ओ से हो रही हो, और हमारा उपसर्ग है, उपसर्ग कैसा हो? उपसर्ग ऐसा हो जिसमें अंत में आ हो। उदाहरण देख लेते हैं, तब क्या होगा? पर रूप बचा रहेगा, पर रूप एकादेश हो जाएगा। आइए देखते हैं, प्रा प्लस एजते। अब यहाँ पर प्रा जो है ना, ये उपसर्ग है, पहला ही उपसर्ग है, प्रपरा अपसम अनुअव निस्निर। हाँ, तो उसमें हम पढ़ते हैं प्रा पहला उपसर्ग है। अब पहला जो उपसर्ग है प्रा है, इसमें आ मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? आ मिला हुआ है। अच्छा, आगे देखिए, ये जो एजते एक धातु है, एज धातु है, तो यहाँ पर उसका ए प्रारंभ में है। आ और ए ये दोनों अगर मिलेंगे, ए ध्यान रखिएगा, ए धातु का होना चाहिए। प्रा और ए जब मिलते हैं तब क्या हो जाएगा? तो वो कहते हैं कि इसके स्थान पर दोनों जो है, पूर्व और पर्व के स्थान पर पर रूप एकादेश हो जाएगा। माने पर वाला जो है, बाद वाला ए बचा रहेगा, और जो प्रा था वो जो है प्रा का आ नष्ट हो जाएगा। मतलब देखो, कैसा भी हो, जैसे हमने वो उदाहरण में समझा था कि युद्ध कैसा भी हो, मरना तो निर्बल को ही पड़ेगा। जो बलशाली है वो तो बाहुबली है, वो तो जो है जीत जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर प्रा भले ही प्रा का आगे आ गया, पहले वो पीछे था, लेकिन अब वो आगे आ गया है। और ए जो है वो ए बाद में आया है, पर में आया है, लेकिन फिर भी बलशाली है, इसलिए वो युद्ध जीत जाता है, इसलिए वो बचा रहता है। और वो जो प्रा का आ है वो मारा जाता है। सो यहाँ पर कहते हैं प्रेजते। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि इसमें पररूप संधि जो होती है, पररूप संधि में कभी भी जो है अवग्रह का प्रयोग नहीं किया जाए। एक और मैं आपको बता देता हूं, डाउट की स्थिति कब बनती है? डाउट की स्थिति तब बनती है जब अभ्यर्थी ये समझने लग जाते हैं, विद्यार्थी ये समझते हैं कि ये तो गुण का उदाहरण है, क्योंकि गुण में भी यही होता है, ए बचता है, मतलब आ और ई मिलकर के ए बनता है। महा प्लस ईस महेश, रमा प्लस ईस रमेश। हाँ, तो जैसा वहां पे बनता है महा उदय महोदय, ठीक है, भाग्योदय भाग्योदय, इस प्रकार से बनता है। तो वो जो है, उसमें और इसमें अंतर है। आप इनके उदाहरण को समझ लीजिए, याद कर लीजिए। यहाँ पर धातु वाला ए और ओज होगा तभी वो ये कार्य करेगा। हाँ, नहीं तो आप गुण लगा दीजिएगा तो सारा कुछ गुण गोबर हो जाएगा। तो गुण संधि नहीं है ये। यहाँ पर कौन सी संधि है? ये संधि है अपर रूप संधि। आइए अब देखते हैं प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव में मैंने आपको बता दिया था, संधि कुछ नहीं होती है, संधि नहीं होती है, प्रकृति में स्थित हो जाता है, माने ज्यों का त्यों शब्द बचा रह जाता है, स्थित हो जाता है, उसमें कोई विकार नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता है। अब जब परिवर्तन नहीं आता है तो क्या होता है कि वो संधि ही नहीं होती है। अब जब संधि नहीं होती है, उसी को इन्होंने प्रकृति भाव एक नाम दे दिया है। इसके लिए एक बहुत अच्छा एक सूत्र है, उसको आप हमेशा याद रखिए, प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, वो कहते हैं कि प्लुत और प्रगृह्य अगर प्रारंभ में हो और उसके बाद में अगर अच आए, कोई स्वर आए, तो आप निश्चित रूप से मानिए कि यहाँ पर जो है क्या होगा? प्रकृति भाव हो जाएगा, और प्रकृति भाव नित्य होगा, वहां पर विकल्प से नहीं होगा। और एक बार वहां पर अगर प्रकृति भाव हो जाएगा तो फिर दूसरी संधियां काम नहीं करती हैं। देखो क्या कहा है, एक प्रगरीय संज्ञा का सूत्र आया है, ईद उद्दे द्विवचनम प्रगरीयम। भाई, ईत ऊत और एत मतलब दीर्घ ईकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत। ईकारांत, उकारांत और एकारांत अगर द्विवचन का हो
द्विवचन का हो। द्विवचन का कैसे? जैसे हरि हरि हरयः, कवि कवि कवयः, ये जो है ईकारांत हो गया दीर्घ। ऐसे ही भानु भानु भानवः, तो ये ऊकारांत हो गया, ये द्विवचन में ही बन रहा है, अन्यत्र कहीं नहीं बनेगा। ऐसे ही एकारांत में लता लते लताः, ये द्विवचन का हो गया ना। तो इस प्रकार से अगर ये है द्विवचन का और उसके बाद में अगर कोई स्वर आ रहा है तो उसको प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, और प्रगृह्य संज्ञा होने पर वो कहते हैं प्लुत प्रगृह्या च नित्यम। प्रगृह्य संज्ञा होने पर जो है नित्य रूप से प्रगृह्य सॉरी प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। जैसे हरि एतौ, यहाँ पर हरि में ई बड़ी ई है और इसके बाद क्या आ गया? स्वर आ गया, तो यहाँ पर संधि नहीं होगी। आप सोचें हरि एतौ, हम यहाँ पे संधि कर दें, सब गड़बड़ कर देंगे आप। संधि नहीं करना है आपको, बिल्कुल ध्यान रखिए। विष्णु इमौ, तो यहाँ पर उकारांत है और ई है, यहाँ पर भी संधि नहीं होगी। पचेते इमौ, यहाँ भी संधि नहीं होगी। आगे देखो, अदसो मात। अदसो मात में क्या है? अदस शब्द का जो माँ है उसके बाद उसका अगर दीर्घ ई है, उसके बाद में अगर दीर्घ ई और दीर्घ ऊ आ जाए तो वो कहते हैं क्या होगा? जो माँ के बाद में दीर्घ ई ऊ हो तो बाद में फिर प्रकृतिवा हो जाता है। जैसे अमी ईशा, अब अमी में माँ के बाद ई बड़ी ई आ गई, ऐसे ही अमू में बड़ा ऊ आ गया, दीर्घ ऊ आ गया। तो अदस शब्द के लिए ये नियम बनाया गया है, अदस शब्द में लगेगा, जिससे हम ये जो प्रयोग बनते हैं ये सारे अदस शब्द से ही बनते हैं। अब आगे देख लीजिए, आगे कहते हैं निपात एका जनांग। वो कहते हैं आंग के अलावा एक अच वाले जितने निपात हैं उन सबको प्रकृति भाव होगा। एक अच वाले माने एक ही स्वर जिसमें हो, जैसे ई इंद्रहा, उ उमेशा, यहाँ पर संधि नहीं होगी। नहीं तो आप होशियारी में क्या करें, जो है ई और ई को आप समझे, मैंने तो बढ़िया अच्छा किया है, सब गड़बड़ कर देंगे आप। ई और ई मिला करके बड़ी ई कर दें आप, दीर्घ ई कर दें और समझ लें कि भैया ये तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर जो है दीर्घ संधि कर दी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इन्होंने बता दिया। एक और सूत्र आया है दूरात धूते चा, मतलब दूर से बुलाते समय प्लुत का प्रयोग करते हैं। जैसे आगच्छ कृष्णा, यहाँ पर कृष्ण को हमने प्लुत कर दिया, तो तीन मात्राएं हो गई, इसलिए यहाँ पर जब दूर से किसी को बुलाते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। तो आज की कक्षा में हमने जाना और समझा संधियों के बारे में। आप सभी संस्कृत प्रेमियों को नमस्कार। वर्ग 1 की तैयारी आप बहुत अच्छे ढंग से कर ही रहे होंगे, निरंतर लग जाइए। और जो आज हमने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा की है उसको आप भूलिएगा नहीं, ये बहुत कंफर्म है कि प्रश्न यहीं से आएंगे, कहीं और से प्रश्न आने वाले नहीं है। आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। हल और विसर्ग संधि को हम अगली, आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल की कक्षा में हमने जो हमारी चौथी इकाई है उस चौथी इकाई के अंतर्गत अध्ययन किया था संधि प्रकरण का, और संधियों में भी हमने विशेष रूप से कल अच संधि के विषय में, जिसको हम स्वर संधि कहते हैं, उसको पढ़ा जाना और समझा। आइए आज की इस कक्षा में मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हल संधि। आज की ये कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस कक्षा में हम सभी लोग आज आप अध्ययन कर पाएंगे। आज हम अच संधि के बाद हल संधि और विसर्ग संधि को पूरा करने वाले हैं। तो आज की ये कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आज पूरी इकाई पूरी यूनिट को हम खत्म करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी। और अगर आप देख पा रहे हैं तो एक बार हैंड रेज करिए जल्दी से, फिर हम शुरू करते हैं। और आप सभी लोग अपने मित्रों तक ये हमारी लाइव क्लास की लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी लोग अभी ग्रुप में हैं और वो नहीं जुड़ पाए हैं इस क्लास से, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को वो लोग मिस ना कर दें। इस क्लास को जरूर से जरूर देखें, इसलिए जल्दी से आप पहले शेयर कर दीजिए इस लिंक को, और खुद भी एक बार हैंड रेज कर दीजिए अगर मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है और स्क्रीन अगर आपको ये दिख पा रही है तो।
विपिन जी, अनुराधा जी, सलोनी जी, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों तक? चलिएगा, तो शुरू करते हैं हम आज की इस कक्षा को। देखिए, हल संधि जिसको व्यंजन संधि कहते हैं, हल को ही हम व्यंजन कहते हैं, इसलिए इसका नाम व्यंजन संधि है। देखिएगा, सबसे पहले हल संधि किसे कहते हैं? अगर व्यंजन के सामने कोई व्यंजन आ जाए, याद रखिए, व्यंजन के सामने व्यंजन आ जाए अथवा स्वर आ जाए, तब इसको हल संधि हम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम हल संधि कहते हैं। अब देखिएगा, इसको व्यंजन संधि कहते हैं। इसके प्रमुख भेद इस प्रकार से हैं। कौन कौन से भेद हैं? देखिएगा, 6 प्रकार की संधियां हैं और उनमें भी यहाँ पर हमने भेद लिखे हुए हैं। श्चुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जस्तु संधि, चर्त्व, अनुस्वार और परसवर्ण, इस प्रकार से भेद हैं। और भी कई प्रकार हैं इसके। अगर आप देखेंगे तो कई सारे सूत्रों से कम से कम 10 से ज्यादा प्रकार हैं व्यंजन संधि के, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बताने वाले हैं। तो देखिएगा, एक पहला जो सूत्र है, देखिएगा, स्तोश्चुनाश्चु, स्तोश्चुनाश्चु, ये एक सूत्र है। और इस सूत्र से क्या होता है? जब सकार और तवर्ग, सकार माने सा, ता, था, दा, धा, ना, इन वर्गों के पहले या बाद में सा हो या पूरा तवर्ग हो, इनके बाद में अगर शकार, ये जो शा है शक्कर वाला, तालव्य शकार है ये, अथवा चवर्ग, चाचा जाजा यह वर्ण आ जाएं, तो सकार एवं तवर्ग के स्थान पर शकार एवं चकार क्रमशः हो जाते हैं। अगर सा है तो उसकी जगह शा हो जाता है, और अगर ताथा दादा ना है तो चाचा जाजा यहाँ हो जाता है। आइए देख लेते हैं इसके उदाहरण। जैसे सत चित बन जाता है सच्चित, रामस चिनोती बन जाता है रामस चिनोती, हरिश चिनोती बन जाता है हरिश चिनोती। ऐसे ही शार्गिन और जय तो मिलकर के बन जाता है शार्गिन जय, रामश्च तो बन जाता है रामश्च, कश्चित बन जाता है कश्चित, उज्ज्वला, उद और ज्वला मिलकर के उज्ज्वला बन, दाका जा हो जाता है यहाँ पर। ये बहुत सरल संधि है व्यंजन संधि में, इससे सरल कोई संधि है नहीं, तो सबसे सरल संधि ये है। आगे देखिए, इसी की एक बहन है इसी संधि की, इसका नाम है ष्टुत्व संधि। अब बहन क्यों कहा है, समझ लीजिएगा कि इन दोनों में लगभग लगभग एक अक्षर मात्र का ही अंतर है। जैसे वहां पर सा था, यहाँ पर शा मूर्धन्य वाला शा है, वहां पर चाचा जाजा यहाँ होता है, यहाँ पर टाटा डाढ़ा होता है। देखिएगा, सकार और तवर्ग के आगे अथवा बाद में, पहले अथवा बाद में क्या हो जाए, अगर शा टाठा डाढ़ा आ जाए तो क्रमशः उसका बदल करके क्या हो जाता है, सा ताथा दादा ना की जगह शा टाठा डाढ़ा वर्ण हो जाते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर तत् और टी का, तो यहाँ पर ता के बाद में टी आया है, इसीलिए इस ता को भी टा हो गया तो बन गया तट्टी का। आगे देखिए, रामस षष्ठ, तो रामस में जो सा था इसके बाद मूर्धन्य शकार आया, ये भी मूर्धन्य बन गया। देखिए, बन गया राम षष्ठ। ऐसे ही रामस और टीकते, तो टी आया है, लेकिन सा का यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सा की जगह मूर्धन्य शकार हो गया, जिसको षटकोण वाला शा बोलते हैं, तो बन गया रामश टीकते। आगे देख लीजिएगा, चक्रिन और ढौकसे मिलकर के बन गया चक्रिन ढौकसे, पेश और ता तो मिलकर के बन गया पेष्टा, उद और डयनम मिलकर के बन गया उड्डयनम, इश और ताह मिलकर के बन गया इष्टाह। कई बार प्रश्न आ चुका है, ऐसे प्रश्न कई बार आए हैं। ये देखिएगा, राम षष्ठ चक्रिन ढौकसे
पेष्टा, उड्डयनम, ये कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। ये उदाहरण आपको रट लेने चाहिए कि सीधा सीधा है। यहाँ पर कौन सी संधि है? यहाँ पर है ष्टुत्व संधि। ठीक है, तो ये बिल्कुल सरल भी है, ष्टुत्व संधि है। आप इसको आराम से याद कर लीजिएगा और फिर आपको भूलना नहीं है। हाँ, आगे देखिएगा, जैसे मान लीजिए रामष्ठाह में आप देख पा रहे होंगे, रामस का जो सा है वो विसर्ग का सा है, लेकिन यहाँ पर जो संधि में हमने उदाहरण लिया है, ये ष्टुत्व संधि का उदाहरण लिया है। क्यों लिया है? इसलिए लिया है क्योंकि अंत में जो संधि हो रही है वो प्रमुख है। अगर ऑप्शन में आ जाएगा ष्टुत्व, तो आपको ष्टुत्व को ही टिक करना है, विसर्ग संधि को नहीं करना है टिक, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, अब आ जाते हैं, हमारे यहाँ पर एक सूत्र है झलाम जशोंते। देखिएगा, जश्तु संधि को हम देख रहे हैं, झलाम जशोंते सूत्र है। ये कहता है कि झल प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं उनके स्थान पर जश हो जाए, यदि वो अंत में हो तो। यदि पद के अंत में झल प्रत्याहार हो तो उसकी जगह जश हो जाए। झल मतलब होता है वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अथवा शा सा साहा। झवय गणदस, जब गणदस, खप चटत चटतो, कपय शशर, हल, यहाँ तक के सारे वर्ण आ जाएंगे और इनके स्थान पर जश माने जब गणद, मतलब तृतीय वर्ण हो जाता है। देख लीजिए उदाहरण, वाक प्लस ईशा, यहाँ पर का प्रथम वर्ण था, यहाँ पर वागीशाह में तृतीय वर्ण बन गया। ऐसे ही देखिएगा, जगत ईशा में ता था और ता की जगह क्या हो गया? ता की जगह पर दा हो गया, जगदीशाह बन गया। ऐसे ही दिक और अंबर में का की जगह गा हो गया, तृतीय वर्ण हो गया झलाम जशोंते से। ऐसे ही अच प्लस अंतः मिलकर के बन गया अजंता। ऐसे ही दिक प्लस गजा मिलकर के बन गया दिग्गजा। तो ये देखिएगा, ये यहाँ पर जस्ट संधि है और इसको आपको भूलना नहीं है। इसमें तृतीय वर्ण होता है, जस्ट माने तृतीय वर्ण, ये आप हमेशा याद रखिए। जब कहीं भी जस्त की बात आए मतलब तृतीय वर्ण होना है वहां पर। ऐसे ही आप संधि और उसके उदाहरणों को याद रखिएगा। जस्तु के बाद में जस्तु का एक और सूत्र है झलाम जस झसी। वो कहता है कि झल वर्णों के स्थान पर तृतीय वर्ण माने जश हो जाए, यदि उसके बाद में झश प्रत्याहार हो तो झश प्रत्याहार का मतलब है कि वर्णों का तृतीय और चतुर्थ वर्ण अगर पर में हो तो। ठीक है, झबाए गणदश, जब गणदश, यहां तक तृतीय और चतुर्थ अगर बाद में होता है तो उसके स्थान पर तृतीय ही हो जाता है। ये जो है ये इसका ये झलाम जश जसी एक सूत्र है, वो भी जस्त संधि में ही आता है। उसका उदाहरण देखिएगा, जैसे वाक प्लस दानम, तो वाक के बाद में तृतीय वर्ण आया दानम, तो बन गया वाग दानम। ठीक है, ऐसे ही देख लीजिए, जैसे बनता है त्वक और धारणम। त्वक माने होती है त्वचा और धारणम, तो त्वक और धारणम, तो त्वक में का था उसी जगह गा हो गया, मिलकर के बन गया त्वग धारणम। ये भी जस्त संधि के उदाहरण है, जहां जहां तृतीय वर्ण हो जाए समझ लीजिएगा कि वहां पर कौन सी संधि है, वहां पर जस्त संधि है। आइए आगे चलते हैं, चौथी संधि जिसका नाम है चर्तो संधि। चर्तो संधि का सूत्र है खरीचा। खरीचा सूत्र कहता है खर वर्ण मतलब वर्ग के पहले, दूसरे और शा शा सा, ये अगर पर में हो मतलब बाद में हो तो झल वर्ण मतलब वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और शा सा साहा के स्थान पर वर्ग का प्रथम वर्ण मतलब काचा टा तापा हो जाता है। देखो, जस्तु में जैसे हमने जाना था कि जस्तु का मतलब होता है तृतीय वर्ण,
ऐसे ही चर्त का मतलब होता है प्रथम वर्ण। अगर खर वर्ण झल वर्ण के बाद आए, मतलब झल वर्ण के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण हो, मतलब प्रथम द्वितीय और शासा सा हो झल वर्णों के बाद। झल वर्ण मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और शासा साहा के बाद में प्रथम द्वितीय शासा सा हो, तो क्या होता है, उन झल वर्णों के स्थान पर चर तो हो करके मतलब प्रथम वर्ण हो जाता है। का चा टा ता पा। देख लीजिए उदाहरण, जैसे देखो पहला उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। यहां देखिए, सत प्लस का रहा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो सद में दा है, ये दा तृतीय वर्ण है, झल प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है। उसके बाद आया है कारहा। तो कारहा वो है, वो खर प्रत्याहार में आ रहा है क्योंकि प्रथम वर्ण है। और खर प्रत्याहार में वर्ण आएंगे खप चट चट्टो कपय शशर तक। तो द्वितीय प्रथम और शासा सा। तो ये देखिए, ये का प्रथम वर्ण है, इसीलिए इसके स्थान पर दा की जगह इसके वर्ग का ही प्रथम होगा। ये मत समझिए कि दा की जगह का हो जाएगा, का नहीं होगा। दा अपने वर्ग में प्रथम वर्ण में हो जाएगा। मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि दा की जगह का हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सत्कारा। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पर हुआ है, क्या हुआ है, विपत काला में भी देख लीजिए बिल्कुल सेम है। ऐसे ही संपद समय, इसमें भी बिल्कुल सेम है। एक और उदाहरण देखिए, ककुब प्रांत। अब क्या हुआ है इसमें, ककुब में भा जो है वो झल में आता है, चतुर्थ वर्ण है। प्रांत का पा जो है वो प्रथम वर्ण है, वो खर में आता है। तो सूत्र हमारा कहता है, झल वर्णों के बाद अगर खर प्रत्याहार के वर्ण आए तो उन झल को भी चर तो माने प्रथम वर्ण हो जाए। वही हुआ, भा जो है वो पा वर्ग में आता है, इसलिए हमने पा वर्ग का पा यहाँ पर ले लिया, बन गया ककुप प्रांत। ऐसे ही एक शब्द है उदपन्ना, तो मिलकर के बन गया उत्पन्ना। तो ये जो है, ये चर तो संधि के उदाहरण हैं। आशा है कि आपको अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। इनके उदाहरणों को और सूत्र को रट लीजिए। कई बार चर्तों में पता है क्या होता है, जब हम चर्त संधि करते हैं तब चर्त संधि में सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि चर्तो विधायक सूत्रम किम, और सूत्र आ जाएगा। हाँ, कई सारे सूत्र वो दे देंगे कि चुटू सूत्र दे देंगे। तो कई बार लोग क्या होता है कि चुटू सूत्र को लगा देते हैं, वो समझते हैं इसमें भी जो है चर्त का चा मिल रहा है चुटू में, तो चा से चर्त हो जाएगा चुटू से, तो चुटू सूत्र को लगा देते हैं, जबकि वो सूत्र इसका है ही नहीं। खरीचा सूत्र है चर्त करने वाला। तो आप इसको अच्छे से याद रखिए, चर्त क्या कहलाता है। चर्त माने प्रथम वर्ण हो जाना। आगे चलिएगा, अगली संधि की ओर चलते हैं। जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि अपनी शंका को, अपने प्रश्न को आप लिख करके रख लीजिए, और फिर समय रहने पर आपसे पूछा भी जाएगा। और अगर आप नहीं पूछ पाते हैं तो इस प्रश्न को आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और आगे देखते हैं, देखिएगा अनुस्वार संधि को चलते हैं, अनुस्वार संधि की तरफ रुख करेंगे। एक सूत्र आया है मोनुस्वार। ये सूत्र भी बड़ा काम का है। क्यों काम का है, ये सूत्र है मोनुस्वार। ये सूत्र बहुत सरल है, कहता है, और बहुत अधिक इसका प्रयोग है। देखिए कैसे, ये सूत्र कहता है अगर पद के अंत में मां आ जाए और उसके सामने कोई व्यंजन हो, पद के अंत में माँ हो, उसके बाद व्यंजन हो, तो उस माँ की जगह आप क्या करेंगे, उस माँ की जगह आपको करना है अनुस्वार। अनुस्वार माने बिंदी, जिसको हम ऊपर लगा देते हैं, उसको अनुस्वार बोलते हैं। मात्रा, जिसको अंग की मात्रा बोलते हैं हिंदी वाले, वो ध्यान रखिएगा, वही अनुस्वार कहलाता है। अब देखिएगा, जैसे हरिम और वंदे,
तो बन गया हरिम वंदे। गृहम गच्छति, माँ के बाद में व्यंजन आ गया तो क्या बन गया, गृहम गच्छति। तो ये अनुस्वार में प्रयोग कर लिए। ऐसे ही दुखम प्राप्नोति, त्वम पठसि, अहम धावामि, ये सारे प्रयोग इसी के हैं। आइए अब आगे देखते हैं। सत्यम वद में भी यही है। अब चलते हैं पर सवर्ण के विषय में। भाई पर सवर्ण क्या है, पर सवर्ण को अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पर सवर्ण एक प्रकार का नहीं है, 2 3 4 प्रकार का इसमें दिया हुआ है। सो ये पर सवर्ण अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप ये मानिएगा कि आपको व्यंजन संधि में कोई दिक्कत फिर आगे होने वाली नहीं है। कैसे है, पहला सूत्र ही देख लीजिए। पहला सूत्र है यरोनुनासिकेनुनासिको वाह। ये सूत्र कहता है अगर पद के अंत में यर प्रत्याहार हो। यर को कहां से लेंगे, देखिएगा जब हम माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें अयुण रिलिक एवं अयौच के बाद में हैवरट आता है। तो हैवरट में हा को छोड़ दीजिए और या से लीजिए कहां तक, वहां से लीजिएगा शशर तक। तो आप देखेंगे सारे व्यंजन आ जाएंगे हा को छोड़ करके। तो हा को छोड़ करके जितने भी व्यंजन हैं अगर पद के अंत में वो आए और उसके बाद अनुनासिक माने यमगण ना आ जाए तो क्या करें, तो यर के स्थान पर आपको अनुनासिक कर देना चाहिए आंख बंद करके। कैसे, देख लीजिएगा वो कैसे होगा, वो होगा विकल्प से। 2 विकल्प हैं, देख लीजिए विकल्प को भी समझ लेते हैं। जैसे वाग और गा के बाद में मूल आ गया, मूल का माँ जो है वो अनुस्वार है और होता ही है। आपको पता भी है कि अनुनासिक वर्ण जो है ये होते हैं ये नासिका से इनका उच्चारण किया जाता है। देख लीजिए अब क्या करेंगे कि वाग मूलम, तो इसकी जगह पर गा का ङ हो जाएगा, माने पंचम वर्ण हो जाएगा, पर सवर्ण हो जाएगा। जैसे ये जो है ये नासिक्य है, ऐसे ही वो भी नासिक्य हो जाएगा, मतलब वो भी अपने पंचम वर्ण हो जाएगा। जैसे गा है वो का वर्ग का पंचम वर्ण है ङ, तो ङ आ जाएगा वांग मूलम। और विकल्प से वाग्मूलम भी बनेगा। ऐसे ही षड और मयूखा, यहाँ पर डा जो है वो णा में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए षण मयूखा। ऐसे ही एतद मुरारी, तो बन जाएगा एतन मुरारी। और ये प्रश्न जो है आ चुका है, इस संधि से प्रश्न परीक्षाओं में आ चुका है, चाहे आप जीआईसी की परीक्षा दें और चाहे आप टेट की परीक्षा दे रहे हो। एतन मुरारी हो गया, वांग मूलम हो गया, ये प्रसिद्ध उदाहरण हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये जगत विख्यात उदाहरण हैं। और इनका प्रयोग एग्जामिनर कई बार करते हैं बोर्ड की परीक्षाओं में, और चाहे हमारा आयोग की परीक्षा हो, ये ऐसे प्रश्न कई बार आ चुके हैं, कई उदाहरण इसके प्रसिद्ध हैं। और देखिएगा आप में से बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप पर जुड़े हैं और आप लोग देख रहे हैं कि प्रतिदिन उसमें हमने क्विज भी प्रारंभ कर दिया है। तो क्विज भी हो रहा है, जो आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं हमारे एमपी फर्स्ट ग्रेड के, उसमें हम आगे और तैयारियां जब कराएंगे तो निरंतर आपको, आप जब तक हमारे इस ग्रुप में हैं निरंतर प्रश्न उसमें होते रहेंगे। आप संस्कृत भाषा से जुड़े कई सारे प्रश्न जो कंपटीशन एग्जाम से जुड़े हुए हैं, जिससे आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस होने वाली है, ये ऐसी प्रैक्टिस प्रश्न से ही हो सकती है। क्योंकि आपको वहां पर व्याख्यान नहीं देना है, वहां पर आपको ना नोट्स लिखने हैं ना सूत्र लिखने हैं, आपको क्वेश्चन को हल करना है और क्वेश्चन को हल करने की तैयारी क्वेश्चन को हल करके ही हो पाएगी। तो वो क्विज में आप जरूर पार्टिसिपेट करें। जितने भी लोग हैं आप सब लोग ग्रुप से जुड़ जाएं और ग्रुप में जुड़ करके आप उसमें एक्टिव हो करके आप सारे क्विज जितने भी हम आपसे प्रश्न पूछते हैं उनका उत्तर दीजिए। आपकी डेफिनेटली इतनी बढ़िया तैयारी हो जाएगी कि आप चाहे कैसे भी बैठे एग्जाम में, आपके सफलता जो है बिल्कुल निश्चित हो जाएगी। अच्छा, अब पहला प्रकार का जो हमने
परसवर्ण देखा था, उसके बाद दूसरा परसवर्ण देखिएगा। एक सूत्र है प्रत्यय भाषायाम नित्यम, सॉरी ये वार्तिक है, ये कहता है कि यर के बाद जो प्रत्यय है अगर उसका अनुनासिक आए तो यर के स्थान पर नित्य अनुनासिक हो जाता है। मतलब हा को छोड़ करके कोई सा भी व्यंजन हो और उसके बाद में यदि प्रत्यय का अनुनासिक आ जाए तब क्या होगा, तब उसके स्थान पर नित्य अनुनासिक हो जाएगा, परसवर्ण हो जाएगा। कैसे? जैसे चिद और मयम, मयम जो है ये मयट प्रत्यय का मयम है, तो यहाँ पर चिन्मयम हो गया। ऐसे ही ये देखिए मात्र प्रत्यय है तो तद मात्रम बन गया तन मात्रम। ये नित्य है, इसमें विकल्प विकल्प काम नहीं करेंगे, ये नित्य होगा। और ये प्रश्न भी आए हैं इसके, अपमयम बन गया अममयम बन गया। तो अममयम अगर आपके उदाहरण आ जाए, हो सकता है कि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए अममयम इत्यत्र कहा संधि ही, तो आपको तुरंत उसमें परसवर्ण संधि को टिक करना है। अगर परसवर्ण ऑप्शन में नहीं है तो आपको अनुनासिक संधि करना है। ठीक है, वैसे तो इसमें परसवर्ण ही माना जाएगा। आगे देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर कई प्रकार के ऑप्शन दे सकते हैं और हो सकता है वो दे दे व्यंजन संधि, तो आपको व्यंजन संधि पे टिक करना है, देखना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल सटीक है। ठीक है, आगे देखिएगा, तीसरे प्रकार का एक और सूत्र है इसका, अनुस्वारस्य यही परसवर्णः। वो कहता है कि अनुस्वार के बाद में यह प्रत्याहार, यह प्रत्याहार कहता है शा शा सा हा को छोड़कर जितने भी व्यंजन है वो सब आ जाएं अनुस्वार के बाद में, तो अनुस्वार को परसवर्ण हो जाए, माने अगले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। कैसे? देख लेते हैं, देखो बहुत सारे उदाहरण हैं। अम प्लस किता, ये अनुस्वार है अंग में। अब क्या हुआ, अनुस्वार से वही परसवर्णा ने कहा भैया ये जो हमारा है यहाँ पर तो अनुस्वार के बाद में क्या आ रहा है, स्व व्यंजन आ रहा है, और ये व्यंजन शा सा सा हा को छोड़ करके कोई सा भी व्यंजन चलेगा, तो का व्यंजन आ गया, तो वो कहते हैं इसकी जगह पर इसी का परसवर्ण करो। परसवर्ण माने पंचम वर्ण करो, तो काखा गागा ङा, तो ङा यहाँ पर हमने ले लिया अंग और कित बन गया अंकिता। ऐसे ही चा का यहाँ हो जाएगा, चा छा जा जा यहाँ, तो मुम और चती की जगह मुए यहाँ हो जाएगा, बन जाएगा मुंचती। ऐसे ही मुम और डनम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डा की वजह से टाटा डाडा णा हो जाएगा अनुस्वार की जगह, तो णा हो जाएगा, तो मुण और डनम मिलकर के बन गया मुंडनम। ऐसे ही देखिएगा नंदती कंपते, बहुत सारे उदाहरण है। लेकिन इसके बाद एक और सूत्र आया और इसने काम इसका और आसान किया। इसने कहा नहीं भैया रुकिए जरा, वा पदांतस्य, ये सूत्र कहता है अगर पदांत अनुस्वार हो, अगर अनुस्वार पद के अंत में आएगा तब आपका काम नहीं चलेगा। क्यों? वो कहता है कि पद के अंत में अगर आ जाए, पद के अंत में अगर आ जाए तो फिर विकल्प से हो पाएगा ये काम। जैसे त्वम करोषि, तो त्वम के बाद में व्यंजन आ गया, तो त्वं करोषि भी बन गया और त्वम करोषि भी बन गया, मतलब ज्यों का त्यों भी रह सकता है। ऐसे ही शत्रुंजयति, शत्रुंजयति भी और शत्रुंजयति भी, संपृक्तौ भी बन जाता है और संपृक्तौ ऐसा भी बनता है। अगर या वाला हो तो क्या करें भाई, तो या आपको पता है या वाला ये तीन वर्ण ऐसे हैं जो अनुनासिक भी हैं, व्यंजन अनुनासिक भी हैं और अननुनासिक भी हैं। व्यंजन व्यंजनों में ये तीन व्यंजन ऐसे हैं, तो क्या होगा, सम और यमः, तो मिलकर के बन जाएगा संयमः और संयमः, दो प्रकार के बन गए हैं। ठीक है, विसर्ग से। ऐसे ही संवत्सरः संवत्सरः, संलापः संलापः, ये इस प्रकार से आप आराम से समझ सकते हैं, बिल्कुल सरल रूप से। ये जो है ये
यहाँ पर सूत्र वा पदांतस्य कार्य कर रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसके लिए एक वार्तिक आया है, यवल परे यवलावा, इस प्रकार से। आगे देखिएगा, एक और सूत्र है जिसको लत्व संधि भी बोलते हैं, वस्तुतः यहाँ पर होगा वही परसवर्ण। तोरली एक सूत्र है, वो कहता है तवर्गस्य लकारे परे परसवर्ण स्यात्। यदि तवर्ग के सामने लकार आ जाए तो क्या होगा कि तवर्ग के स्थान पर परसवर्ण हो जाता है। जैसे माने परसवर्ण क्या होगा, ला हो जाएगा, और क्या होगा, तो देखिए ता की जगह ला हो जाए, ता वर्ग के स्थान पर ला हो जाता है। और अगर ना होगा, ना के स्थान पर अनुनासिक लकार हो जाएगा। अनुनासिक, क्योंकि वो भी नासिक के वर्ण है ना। ना ना जो है यमगणनम, तो ये जो है ये ना नासिका से बोले जाते हैं, इसलिए देखिए तद लयः मिलकर के बन गया, दा की जगह ला हो गया, तल लयः। ठीक है, आगे देखिएगा, जगत लयः मिलकर के बन गया जगल लयः। आगे देख लीजिएगा, विद्वान लिखती मिलकर के यहाँ पर क्या होगा, अनुस्वार आ जाएगा, सॉरी अनुनासिक ला आ जाएगा, बन जाएगा विद्वान लिखती, विद्वान लिखती। इस प्रकार से इसमें ला जो है अनुनासिक आएगा, ये जरूर आप ध्यान रखिए। हो सकता है कि सीधा स्पष्ट रूप से उसमें आ जाए, परीक्षा में ऑप्शन आ जाए विद्वान लिखती इत्यत्र कहा संधि, तो आपको, या इत्यत्र संधि केन सूत्रेण, तो आपको आंख बंद करके लगा देना है, ठोक देना है कि तोरली ये सूत्र काम करेगा, इसमें सोचना ही नहीं है। तोरली सूत्र है, ताका ला करने वाला एक ही सूत्र है, अकेला एक लौता, तो इसको तो आपको छोड़ना नहीं है। जैसे जगल जहल लक्षणा, ठीक है, विलसल लंका, ठीक है, ये इस प्रकार से इसके प्रयोग हमने देख लिए। अब एक और देख लेते हैं, छत्व संधि जिसको हम कहते हैं, ये क्या गए, षष्ठ छोटी सूत्र इसमें कार्य करता है। षष्ठ छोटी सूत्र कहता है, क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि यदि शाक जो है वो कैसा हो, शा के पूर्व, शा के पहले पद के अंत में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा अथवा चतुर्थ वर्ण हो, चतुर्थ वर्ण हो, अथवा रा ला वा हो, अथवा हा हो, तो शा के स्थान पर छा हो जाता है। क्या हो जाता है, शा को छा कर देता है ये सूत्र। ठीक है, तो एतत् शोभनम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, शा की जगह छा हो जाएगा। ठीक है, तो शा की जगह क्या होगा, छा हो जाएगा, इसीलिए यहां पर भी ता की जगह चा हो जाएगा, श्चित्त हो जाएगा, इसीलिए एतत् शोभनम बन जाएगा। तत् श्रुत्वा, इसकी जगह तत्श्रुत्वा हो जाएगा। ये कैसे होगा, ये इसी सूत्र से होगा। सस छोटी अट पर में हो तो शा का छा हो जाता है। इस प्रकार से ये यहाँ पर इन्होंने ये छत्व संधि हमने देख ली। आगे चलते हैं, चा का आगम कैसे होता है इसमें, क्योंकि कई बार चा के आगम के कई प्रश्न आ चुके हैं। हमारे जो कंपटीशन की जो क्वेश्चन है उनमें स्पष्ट रूप से ये प्रश्न आए हैं। अनुच्छेद, परिच्छेद, इसके बारे में देख लीजिएगा कि ये सूत्र क्या कहता है। छेचा एक सूत्र है, वो कहता है कि यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात छा आए, ह्रस्व स्वर के पश्चात अगर छा हो तो छा के पहले चा का आगम हो जाता है। जैसे तरु प्लस छाया, तो क्या हुआ, तरु और में ऊ जो है वो ह्रस्व है, उसके बाद में छा आ गया तो बीच में चा का आगम हो जाता है छेचा सूत्र से।
तो बीच में चा आ जाता है तो बन गया तरुच्छाया। ऐसे ही अनु में ऊ है और छा है तो बीच में चा आ जाएगा तो बन जाएगा अनुच्छेदा। ऐसे ही परिच्छेदा में ई के बाद छा है तो बीच में, क्योंकि ई जो है वो लघु है, इसीलिए ई के बाद में चा का आगम होगा तो बन जाएगा परिच्छेदा। आगे एक और देख लीजिएगा, एक सूत्र है रोरी। रोरी सूत्र है, उसका उदाहरण देखिएगा। ये सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है कि रा के बाद रा आ जाए तो पहले वाले रा का लोप हो जाता है। रा के बाद यदि रा आ जाए तो पहले वाले रा का लोप हो जाए। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। फिर कहता है लेकिन पूर्व वाला जो उसका स्वर है वो स्वर कैसा है? वो दीर्घ हो जाता है। वो दीर्घ हो जाता है। और दीर्घ कैसे होता है? तो उसके लिए एक सूत्र आया है। सूत्र है ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। वो सूत्र क्या करता है कि वो दीर्घ कर देता है। जो पहले वाला रा का लोप किया है हमने और उसके पहले जो स्वर है वो स्वर दीर्घ कर देता है। कैसे करेगा? देखिएगा कि स्वर राज्यम, स्वर राज्यम में रा जो है वो रा के पहले जो स्वर आया है वो दीर्घ स्वर नहीं है, ह्रस्व स्वर है। और उसके बाद में भी रा आया है तो बीच वाला जो रा है इसका लोप कर देगा और इसका लोप हो जाएगा। और इसका लोप होने के बाद में फिर क्या करेगा? एक रा बचा रहेगा और इसके जो वो जो वा का आ था, स्वा का जो वा है और उसमें जो आकार है उसकी जगह पे दीर्घ आकार हो जाएगा, बन जाएगा स्वराज्यम। ऐसे ही निर्रोगा बन जाएगा, रा का लोप हो जाएगा, निर के रा का लोप करके और ना में ई की मात्रा को दीर्घ हो जाएगा, बजाएगा नीरोगा। निररसा, यहाँ पर भी रा का लोप होकर के ई को दीर्घ होगा, नीरसा। ऐसे ही निर्रजा, नीरजा। एक और बहुत अच्छा इसका उदाहरण है। और आपके चाहे पीएचडी का एंट्रेंस हो और चाहे नेट की परीक्षा हो, ये उदाहरण आ चुका है और मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। ये उदाहरण हो सकता है एमपी टेट की परीक्षा में ऐसे ही उदाहरण आएंगे जो हम प्रथम वर्ग की परीक्षा दे रहे हैं। एक उदाहरण है अंतरराष्ट्रीय। अंतर और राष्ट्रीय इत्यत्र कहा संधि, इत्यत्र कहा रूपः, इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको लगा देना है कि यहाँ पर रोरी सूत्र काम करेगा और रोरी सूत्र से अंतर में रा का लोप होकर के ता जो है अंत के ता को दीर्घ कर देगा, बन जाएगा अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय नहीं बनेगा, हिंदी वाले अंतरराष्ट्रीय का प्रयोग करते हैं, अंतरराष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय। ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलिएगा, ना करना हो जाता है। इसके लिए भी आपको देखिएगा, एक ही पद में अगर री रा और शा है उसके बाद ना आ जाए तो ना करना हो जाता है। जैसे कृष्ण, विष्णु, स्वर्ण, वर्ण, इस प्रकार से ये सूत्र है। अब आपको सूत्र इसका पता होगा, रसाभ्याम नूण समान पदे, ये आप जानते ही हैं, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। लेकिन इसका एक व्यवधान आया है कि अट अगर आ जाए, हाँ, उसके लिए कहा है बीच में अगर उनके बीच में मतलब रा के रा शा री के बाद में अगर ना आ जाए और उसके बीच में अगर आ दीर्घ मतलब कोई भी स्वर हो अथवा हा या वा, कवर्ग और पवर्ग, आम अथवा नुम, इनका अगर व्यवधान आ जाए, हाँ, इसके लिए सूत्र कहा है अट कुपवांग नुम व्यवायेपी, के अट का चाहे व्यवधान हो चाहे अट यहां पर लेना है हाइवर अट के अट से, कवर्ग हो
चाहे पवर्ग हो, चाहे आंग हो, चाहे नुम, इनके व्यवधान में भी नाकार ना हो जाएगा। बाकी अगर और व्यवधान आएगा तो नहीं होगा। जैसे नराणाम, ऋषिणाम, इस प्रकार से कई सारे उदाहरण हैं। हल संधि यहाँ पर हमने पूरी करी है। अब विसर्ग संधि को देख लेते हैं। विसर्ग संधि के लिए कहते हैं विसर्ग के बाद में अगर स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहा जाता है। देखिएगा, इसका सूत्र कहता है विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण आ जाएं, मतलब पहले दूसरे या शा सा सा आ जाएं, तो विसर्ग का सा हो जाता है। देखिएगा, विसर्ग संधि का सूत्र है सा हो जाएगा तो क्या बनेगा, जैसे नमः प्लस ते, तो विसर्ग के बाद में ता आ गया है तो मिलकर के विसर्ग की जगह ते हो जाए, सा हो जाएगा तो बन जाएगा स्ते, नमस्ते। नमस्ते में यही सूत्र है, विसर्जनीय से सहा। बालकः तरति बन जाएगा बालकस तरति, इतः ततः बन जाएगा इतस्ततः। तो ये आप याद में रखिएगा। दूसरा एक सूत्र है इणः शः। अच्छा, इसके उदाहरण कई आ चुके हैं और गारंटी से आपको बता रहा हूं, नेट पर भी इसके आपको ये जो संधि है ये पढ़ाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। नेट के अलावा भी आपको इंटरनेट यूट्यूब के अलावा भी आपने सिद्धांत कौमुदी में या कई स्थानों पर इसको पढ़ा तो होगा, लेकिन हो सकता है कि ये जो है लोगों को ध्यान में नहीं रहता है या कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमसे छूट जाती हैं। ये वही एक संधि है। इसमें क्या होता है, अगर एक ही पद हो और विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और बाद में का खा या पाफा आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर शा हो जाता है। जैसे नीही प्लस कपटहा मिलकर के बन जाता है विसर्ग और का मिलकर के का बन जाता है निष्कपटहा। ऐसे ही निहि फलहा निष्फलहा, दुष्कर्म दुष्कर्म। एक और बहुत अच्छी संधि मैं आपको बता रहा हूं, और ये जो है ये परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। सरल प्रश्न नहीं आने वाले हैं, कठिन ही आएंगे, क्योंकि उन्हें आपको नौकरी देना है और कंपटीशन बहुत तगड़ा है। इसीलिए कठिन जो ढूंढ ढूंढ करके उदाहरण हमें देखना है। जैसे नमः और पुरः के बाद में अगर का खा या पाफा आ जाए तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे इसके लिए सूत्र है नमस् पुरसोर गत्यो हो। सूत्र क्या कहता है, नमः के बाद में या पुरः के बाद में काखा या पाफा आए तो विसर्ग का सा हो जाएगा। नमःकारा नमस्कारा, पुरःकारा पुरस्कारा। अब इनको आप नहीं रटेंगे तो आप ही का घाटा है, इसलिए रट लीजिए। एक और सूत्र है, बहुत अच्छा सूत्र है, अतो रोरप प्लुता दप प्लुते। ये क्या कहता है, अगर विसर्ग से पहले ह्रस्व आहो और विसर्ग के बाद भी ह्रस्व आहो तो विसर्ग को रू आदेश होगा, मतलब रा हो जाएगा, रा को ऊ होगा, और आ और ऊ मिलेंगे तो ओ हो जाएगा, गुण होगा। और ओ और आ मिलेगा तो क्या होगा कि ओ और आ मिलने पर आपको पता है कि पूर्व रूप संधि होती है, और पूर्व रूप संधि हो जाने पर पूर्व रूप एक आदेश करने पर ओ ही बचेगा, आ का लोप हो जाएगा। देख लीजिएगा, नोट्स हम आपको भेज देंगे, चिंता मत करिएगा, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। उदाहरण देखिएगा, बाला अयम, इसको उ आदेश किया, बाल क्या हुआ, बाला में बाल और उ और अयम हो गया, मिलकर के बालो, फिर अयम हो गया, और मिल करके फिर हमने इसमें संधि कर दी पूर्व रूप बालोयम, अवग्रह आ गया। ऐसे ही सह अवदत सोवदत, नृपः अवदत नृपोवदत, प्रथमा अध्याय प्रथमोध्याय। ये देखिएगा, इसके बाद में एक सूत्र है हसीचा। ये सूत्र भी कहता है अगर विसर्ग से पहले आहो और उसके बाद में वर्ग के तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण अथवा यार अलावा हा हो तो विसर्ग के स्थान पर भी वही कार्य हो जाएगा, मतलब रा होगा, फिर ऊ होगा, ऊ के बाद ओ हो जाएगा, और फिर पूर्व रूप होगा। जैसे तपहा वनम मिलकर के बन जाएगा तपोवनम।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विसर्ग का लोप किससे होता है? भो भगो अगो अपूर्वस्य योशी। ये सूत्र कहता है भो भगो अगो शब्द के बाद यदि अश प्रत्याहार आ जाए तो रू के रा को आ हो जाता है, रा को या हो जाता है, और बाद में फिर लोपः शाकल्यस्य से स्वर परे रहने पर उसका लोप हो जाएगा विकल्प से, और व्यंजन परे रहने पर हली सर्वेशम सूत्र से उसका नित्य लोप होता है। उदाहरण में दे रहा हूं, देवाह इह, तो देवा के विसर्ग की जगह या हो गया और फिर उसका लोप हो गया विकल्प से देवा इह, और वैसे विकल्प के अलावा देवाय, देवा हसंती, इसका बन गया देवा हसंती। तो ये जो है